All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the question of partner admission. हमने पूरा टॉपिक इनिशिएट किया था पार्टनर एडमिशन का, बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि सर पार्टनर एडमिशन क्या होता है, हमने ये पढ़ा था, बाकायदा इस बारे में अंडरस्टैंड किया था कि पार्टनर एडमिशन वेन एवर पार्टनर इज कमिंग इन टू द पार्टनरशिप, वेन एवर न्यू पार्टनर इज कमिंग इन टू द पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ रहा होता है तो सर वो कैपिटल लेकर आएगा, वो रिसोर्स लेकर आएगा, वो कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल खरीदेगा. द पार्टनर कमिंग इनटू द पार्टनरशिप विल बाय गुडविल एंड द पार्टनरशिप द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल सेल द गुडविल. हमने ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था. ना सिर्फ ये, हमने आसिम और तलहा का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जिसमें जाहिद एज अ न्यू पार्टनर एंटर हो रहा था. हमने लास्ट क्लास में ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. इसके बाद आज हमें पार्टनर रिटायरमेंट को इनिशिएट करना है. आज हमारा टॉपिक है, आज हमारी क्लास का सारा फोकस है पार्टनर रिटायरमेंट के ऊपर. तो सर पार्टनर रिटायरमेंट क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा. व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनर रिटायरमेंट? पार्टनर रिटायरमेंट क्या होता है, पार्टनर रिटायरमेंट में करना क्या है, पार्टनर रिटायरमेंट में अकाउंटिंग क्या करनी है, फोकस कीजिएगा. पार्टनर रिटायरमेंट, इट इज वेयर एन एग्जिस्टिंग पार्टनर वॉक्स आउट फ्रॉम द पार्टनरशिप. ये बात याद रखिएगा, पार्टनर रिटायरमेंट ये क्या होता है कि सर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप में से बाहर निकलने का कर रहा है. पार्टनरशिप बंद नहीं हो रही, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर, तीन पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर जा रहा है, चार पार्टनर हैं एक पार्टनर जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स विल कीप ऑन गोइंग विद द बिजनेस. तो वो जो पार्टनर वॉक अवे कर रहा है at retirement, the retiring partner would take out resources from the business as capital and would sell the goodwill to remaining partner. जाहिर सी बात है, जब पार्टनर आ रहा है, पार्टनर एडमिशन जब पार्टनर आ रहा है तो वो रिसोर्सेज लेकर आ रहा है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो जब पार्टनर जा रहा होगा तो वो रिसोर्सेज लेके जाएगा ना इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन रिप्लेसमेंट, इन इन अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट वो रिसोर्सेज लेके जाएगा. अब चाहे वो बैंक से पैसे निकाल रहा हो, चाहे वो कोई नॉन करंट एसेट लेके जा रहा हो, वो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, लेके भी जाएगा और गुडविल बेच के जाएगा. क्योंकि रिटायरमेंट में बिजनेस की गुडविल है, पार्टनर ने क्रिएट करने में मदद की है. पार्टनर की अपनी गुडविल थोड़ी है, पार्टनर की अपनी गुडविल थोड़ी है, पार्टनर बिजनेस का नाम थोड़ी ले जा सकता है. तो वो नाम छोड़ के जाएगा, तो नाम वो रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जाएगा, उसके अगेंस्ट वो गुडविल की वैल्यू लेके जाएगा. ये है रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट. तो सर रिटायरमेंट की कोई एग्जाम्पल हो जाए? बिल्कुल हो जाए, 100% हो जाए. जैसे हमने आसिम और तलहा का क्वेश्चन सॉल्व किया था एडमिशन का, ऐसे ही हम आपके सामने आज मैं रिटायरमेंट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहा हूं. ये लीजिए गाइस, पार्टनर्स रिटायरमेंट एग्जाम्पल 11. तो ये देखो, पार्टनर की रिटायरमेंट का क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जाम्पल 11 हमारे सामने मौजूद है. चले, आर वी गुड टू स्टार्ट? आर वी गुड टू स्टार्ट दिस एग्जाम्पल? आर वी गुड टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? यस प्लीज, yes please. All right, perfect, perfect. Chale, so let's start this question, let's start this question. Norman, Baird and David have traded in partnership for some years. Norman decided to retire on September 30, 2004, but no accounts were prepared for the partnership until the end of the financial year on December 31, 2004. नोट कीजिएगा, तीन पार्टनर्स थे, नॉर्मन, बेयर्ड और डेविड. नॉर्मन ने डिसाइड किया 30 सितंबर को कि वो पार्टनरशिप से जा रहा है. इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप गौर से देखिएगा. तो सर इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है December 31, 2004 को. ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है.
तो सर इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा January 1st 2004 को, राइट। 1 जनवरी 2004 को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 31 दिसंबर 2004 को इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। नॉर्मन जो है वो September 30 2004 को ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। इसका मतलब बीच साल में, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर नॉर्मन इज लीविंग द पार्टनरशिप बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर कितने मंथ्स, 9 मंथ्स वो पार्टनरशिप का हिस्सा रहा है, और लास्ट 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट 9 मंथ्स इस साल 2004 के फर्स्ट 9 मंथ्स Norman is part of the partnership, but later for 3 months he is not part of the partnership. फिर हमें पूरे साल की इंफॉर्मेशन दी है। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एट 31 दिसंबर 2004। हमें पूरे साल का ट्रायल बैलेंस बता दिया। सेल्स 720,000, परचेजेस 400,000, इन्वेंट्री 20,000। तो अब आप नोट करो, इससे पहले हमने जनरल पार्टनरशिप चेंज का क्वेश्चन किया था अली एंड आतिफ का। इससे पहले हमने जनरल पार्टनरशिप चेंज का क्वेश्चन किया था अली एंड आतिफ का। उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई थी, उसमें हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई थी, ठीक है, डायरेक्ट दी हुई थी। हमने पिछली क्लास में पार्टनर एडमिशन का क्वेश्चन किया, जाहिद के एडमिशन का, वहां भी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई थी। यहां हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी हुई, परचेजेस और इन्वेंट्री दिया हुआ है, हम वर्किंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर वेजेस हैं, रेंट, हीट एंड लाइट, सन ड्राई। तो नोट कीजिएगा, अब तक एज ऑफ राइट नाउ, अब तक हमें कहीं पे नहीं बताया एग्जामिनर ने कि सेल्स में कोई वेरिएशन है, परचेसेस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई वेरिएशन है, एक्सपेंसेस में कोई वेरिएशन है, अब तक हमें नहीं बताया। लेकिन आगे ठीक ठाक एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्दर इन्फो के नाम से नजर आ रही है, पढ़ेंगे, देखते हैं एग्जामिनर वहां पे क्या बोल रहा है। कह रहा है फर्दर इन्फो, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर। चलो ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, या आप सबको पता है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। कह रहा है एट 31 दिसंबर 2004 रेंट ऑफ 2000 had been prepaid and 1200 had accrued for heating and lighting। कितना क्लियरली यहां पे आपको बता दिया। इससे पहले पार्टनरशिप के किसी क्वेश्चन में अब तक हमने अक्रूड प्रीपेड नहीं देखा था, यहां पहली दफा अक्रूड प्रीपेड भी ले आया। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है सर, अक्रूड प्रीपेड हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, 31 दिसंबर को कह रहा है रेंट 2000 प्रीपेड है, कह रहा है रेंट 2000 प्रीपेड है। इसका मतलब सुन लो, रेंट 2000 प्रीपेड का मतलब समझ लीजिएगा कि सर रेंट 2000 जो है वो ज्यादा पे किया हुआ है, तो माइनस करेंगे। रेंट 2000 ज्यादा पे किया हुआ है तो माइनस करेंगे। हीट एंड लाइट अक्रूड है, हीट एंड लाइट अक्रूड है, कम पे किया हुआ है तो ऐड करेंगे, हीट एंड लाइट ऐड करेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए गाइस, हीट एंड लाइट ऐड करेंगे, रेंट प्रीपेड है माइनस करेंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है नॉन करंट एसेट्स एट January 1st 2004 एट कॉस्ट वर एज फॉलोज। अब आप देखो 1 जनवरी 2004 इसका मतलब ओपनिंग, 1 जनवरी 2004 इसका मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है। तो कह रहा है ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी $80,000 है, और ओपनिंग ऑफिस इक्विपमेंट $10,000 है, और ये कॉस्ट वैल्यू है, ये कॉस्ट वैल्यू है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कॉस्ट January 1st 2004, कॉस्ट January 1st 2004। कह रहे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 80,000, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 10,000 साल के शुरू में। फिर आगे कह रहा है एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज ऑन October 1st 2004 फॉर $12,000। तो कह रहा है एडिशनल मशीनरी भी खरीदी गई है $12,000 की।
अक्टूबर 2004 को, अक्टूबर 1 2004। इसका मतलब बता देता हूं, सुन लीजिएगा। नॉर्मन के रिटायरमेंट के अगले दिन, नॉर्मन ने मंथ एंड पे, सितंबर एंड पे रिटायरमेंट की। अक्टूबर 1 पहले ही दिन उन्होंने एक नई मशीनरी खरीद ली, उसकी कॉस्ट थी $12,000। अब साल के शुरू में जो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की थी, वो रिटायरमेंट के बाद 92,000 की हो गई। रीवैल्यूएशन नहीं हुआ यहां पे, एक प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने एक्स्ट्रा खरीदा है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने एक प्लांट एंड मशीनरी एक्स्ट्रा खरीदा 12,000 का। आगे एग्जामिनर कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि सर डेप्रिसिएशन लगाएंगे नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब तक हमारे सामने नॉर्मन की रिटायरमेंट के टाइम का रीवैल्यूएशन नहीं आया। क्या हमने ये पढ़ा है कि पार्टनर के एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम एसेट्स रीवैल्यू हो सकते हैं? क्या हमने ये बात पढ़ी है? क्या हमने ये बात पढ़ी है कि पार्टनर्स के एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम रीवैल्यूएशन हो सकता है? अभी तक हमें यहां पे ये बताया नहीं है कि नॉर्मन के रिटायरमेंट के टाइम एसेट रीवैल्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, आगे यकीनन सवाल में मेंशन किया हुआ होगा। बस ये बता दिया कि जो भी डेप्रिसिएशन आप निकालोगे, देखो आप लोग कितना इजी ले रहे थे। मैं आप लोगों को पिछले दोनों सवालों में, जनरल पार्टनरशिप चेंज के क्वेश्चन में भी मैंने अली और आतिफ वाले सवाल में भी ये बोला था, और आखिरी पिछले वाले सवाल में भी मैंने आपको ये बोला था, आसिम और तला वाले में, कि थैंक्स टू द एग्जामिनर उसने डेप्रिसिएशन आपको खुद निकाल के दी हुई है। यहाँ निकालनी पड़ेगी ना बेटा, यहाँ डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। टेरर कह रहा है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे निकालोगे डेप्रिसिएशन। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है गुडविल आ गई भाई, गुडविल आ गई। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 45,000 बट नो गुडविल वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, ये ट्रीटमेंट 1 है या ट्रीटमेंट 2 है? ये ट्रीटमेंट 1 है या ट्रीटमेंट 2 है? हमजा, उमर, साद, सईद, शायान, अनस, ये ट्रीटमेंट 1 है या ट्रीटमेंट 2 है? सर ट्रीटमेंट 2। दिस इज ट्रीटमेंट 2। ये ट्रीटमेंट 2 है, क्योंकि कह रहा है कोई गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, का मतलब है कि बुक्स में शो नहीं होगी। कोई गुडविल बुक्स में शो नहीं होगी। गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड बट नॉट शोन इन द बुक्स। तो गुडविल ओपन भी करेंगे और गुडविल अकाउंट क्लोज भी करेंगे। और गुडविल की वैल्यू आई है 45,000। नॉर्मन अपने हिस्से की गुडविल का पैसा लेके जाएगा, अपने हिस्से की गुडविल बेच के जाएगा और पैसा लेके जाएगा। आगे देखिएगा, द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस एट 1 जनवरी 2004 वर एज फॉलोज। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स ओपनिंग में बता दिए। ओपनिंग में नॉर्मन, बेयर्ड, डेविड, तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल और करंट अकाउंट्स बता दिए। नॉर्मन ने 50,000 है, बेयर्ड की 40,000 कैपिटल है और डेविड का 20,000 कैपिटल है। तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट पे लिखे हुए हैं, दैट मींस पॉजिटिव, विच मींस पॉजिटिव। तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट पे लिखे हुए हैं, विच मींस पॉजिटिव, करंट अकाउंट की वैल्यू पॉजिटिव है। आगे देखिएगा, कह रहा है द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वर एज फॉलोज। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मन पहले दिन थोड़ी रिटायर कर रहा है। नॉर्मन ने 9 महीने पार्टनरशिप में इस साल गुजारे हैं। नॉर्मन हैव बीन पार्ट ऑफ दिस ईयर्स पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ्स, और उस 9 मंथ्स के दौरान नॉर्मन ने 30,000 की ड्राइंग्स की है और बेयर्ड ने पूरे साल 50,000 की ड्राइंग्स की हैं और डेविड ने पूरे साल 32,000 की ड्राइंग्स की हैं। ये आपको पूरे साल की ड्राइंग्स भी बता दिया है, ठीक है ना? ये आपको पूरे साल की ड्राइंग्स भी बता दी हैं। फिर कह रहा है नॉर्मन लेफ्ट $60,000 ऑफ हिज कैपिटल इन द बिजनेस एज अ लोन विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। नोट कीजिएगा इस बात को। क्या कह रहा है? कह रहा है नॉर्मन लेफ्ट
60,000 of his capital in the business as a loan with interest and 10% per annum. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, नॉर्मन जाएगा, नॉर्मन पार्टनरशिप से जाएगा, तो पार्टनरशिप से अपने हिस्से का पैसा लेकर जाएगा। नॉर्मन जाएगा, पार्टनरशिप से जाएगा, तो अपने हिस्से का पैसा लेकर जाएगा, अपना कैपिटल लेके जाएगा, अपना करंट अकाउंट लेके जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कह रहा है नॉर्मन का जो भी अमाउंट बनता था, नॉर्मन का जो भी अमाउंट बनता था वो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें से नॉर्मन ने $60,000 एग्जिस्टिंग पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर्स को, बेयर्ड और डेविड को छोड़ दिए कि ये लोन है, ये लोन है और इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम। अब मिसाल के तौर पे नॉर्मन का हिस्सा बनता था, मिसाल के तौर पे 65,000, तो वो $5,000 बैंक से निकाल लिए और बाकी 60,000 उसने लोन छोड़ दिया। अगर वो बनता था 75,000, तो 15,000 उसने बैंक से निकाल लिए, 60,000 रिमेनिंग उसने कैपिटल से लोन में छोड़ दिया। ये पॉइंट है यहां पे। अब वो वैल्यू हमें खुद निकालनी है। कह रहा है इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन June 30 एंड December 31 ईच ईयर। बता दिया कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अब रिमेनिंग रह गए, बेयर्ड और डेविड, उन्होंने इन दो डेट्स को उसको हाफ हाफ करके इंटरेस्ट देना है। हाफ इंटरेस्ट June 30 को देंगे और हाफ इंटरेस्ट 31 दिसंबर को देंगे। आगे कह रहा है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अप टू September 30 2004 allowed for the following. Partner agreement up to September 30, that means old agreement, that means नॉर्मन की रिटायरमेंट तक का एग्रीमेंट। तो उस पे क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, सैलरी डेविड को है 6,000 पर एनम, एंड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग नॉर्मन 1/2, बेयर्ड 1/3 एंड डेविड 1/6। अंडरस्टैंड कर लो, ये है ओल्ड एग्रीमेंट। ये देख लो गाइस, ये है ओल्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टिल नॉर्मन रिटायरमेंट। नॉर्मन की रिटायरमेंट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8% पर एनम, डेविड को सैलरी मिल रही थी $6,000 पर एनम, और पार्टनरशिप का रेशो था 1/2 नॉर्मन, 1/3 बेयर्ड और 1/6 डेविड। अब सुन लो जरा, अब तक तो हम यही पढ़ते थे कि सर 6 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे, इतना हिस्सा इसका, इतना हिस्सा इसका, इतना हिस्सा इसका। तो सर क्या ये कहना ठीक है यहां पे, क्या ये कहना ठीक है कि नॉर्मन को एक हिस्सा मिलेगा, बेयर्ड को एक हिस्सा मिलेगा और डेविड को भी एक हिस्सा मिलेगा? क्या ये कहना ठीक होगा? नॉर्मन को एक हिस्सा मिलेगा, बेयर्ड को भी एक हिस्सा मिलेगा, डेविड को भी एक हिस्सा मिलेगा। इज दिस राइट? साद, साद रजा, साइद, शायान, इज दिस राइट? क्या ये कहना ठीक होगा? क्या ये कहना ठीक होगा कि नॉर्मन को भी एक हिस्सा मिलेगा, बेयर्ड को भी एक हिस्सा मिलेगा, डेविड को भी एक हिस्सा मिलेगा? नो, नो 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 अनस, नो, ये कहना ठीक नहीं होगा। रीजन सुन लो, रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अनस ने बात सही बोली है कि सर ये सिर्फ 30 सितंबर के लिए है, लेकिन अनस 30 सितंबर तक ये रेशो नहीं है कि 1:1:1, क्योंकि रेशो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब तक हम हमेशा डिनोमिनेटर सेम पढ़ते आते थे कि 5 हिस्से होंगे, 2 उसके, 2 उसके, एक इसका। यहां एक का 1/2 है, एक का 1/3 और एक का 1/6 है। इसको अगर सेम डिनोमिनेटर पे लेकर आए तो 3/6, 2/6 और 1/6, तो अब सही कहलाएगा। ये कहलाएगा 6 हिस्से होंगे, 6 हिस्से होंगे, 3 नॉर्मन के, 2 बेयर्ड के, 1 डेविड का। अब ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? क्लियर कर दिया। देखो एग्जामिनर, दिस माइट बी योर वेरी फर्स्ट टाइम सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, अ चेंज इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशो। ये हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बहरहाल हमने ये वर्किंग कर ली।
आधा नॉर्मैन को मिलेगा, 33% बेयर्ड को मिलेगा, 16% डेविड को मिलेगा। फिर कह रहे हैं द एग्रीमेंट वॉज अमेंडेड ऑन October 1st 2004 एज फॉलोज। बेयर्ड के नॉर्मैन के रिटायरमेंट के बाद एग्रीमेंट चेंज हुआ, और वो क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 10% पर एनम। पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, अब हो गया 10% पर एनम। सैलरी डेविड की हो गई $10,000 पर एनम। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग हो गया बेयर्ड 3/5, डेविड 2/5। तो अब आप नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवाइज होके 8% से 10% हो गया, डेविड की सैलरी 6,000 से 10,000 हो गई, और प्रॉफिट लॉस रिवाइज होके बेयर्ड के 3, डेविड के 2 हिस्से, टोटल 5 हिस्से होंगे। पहले 6 हिस्से थे, 3 नॉर्मन के थे, 2 बेयर्ड के थे, 1 डेविड का था। अब 5 हिस्से हैं, 3 बेयर्ड के और 2 डेविड के। ये है न्यू एग्रीमेंट बच्चों, ये है न्यू एग्रीमेंट। और आगे कह रहा है द एसेट्स वर नॉट रीवैल्यूड एट 30 सितंबर 2004। कह रहा है एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा, कह रहा है एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा, एसेट रीवैल्यूएशन नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं, क्या रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ भाई, क्या रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन समझ आ गया? आसान सा सवाल है। 3 पार्टनर्स हैं, नॉर्मन, बेयर, डेविड। नॉर्मन जा रहा है, साल के बीच में जा रहा है, 9 मंथ बाद जा रहा है। अच्छा, अब आप नोट करो, अब आप नोट करो, पूरे सवाल में इनके बारे में भी कहीं कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये पूरे साल जो है वो फ्लक्चुएट नहीं किए हैं, पूरे साल इनमें वेरिएशन नहीं है, ये पूरे साल कांस्टेंट रहे हैं, इनमें चेंजेस नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आगे गौर से देखिएगा। फिर हमें ये बता दिया कि कुछ अक्रूड प्रीपेड है, कुछ एडिशनल नॉर्मन के जाते ही उन्होंने एक एडिशनल मशीनरी खरीदी है, कोई गुडविल की वैल्यूएशन की है, गुडविल रिकॉर्ड होगी लेकिन शो नहीं होगी, और नॉर्मन जाते हुए $60,000 छोड़ के जा रहा है। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स बता दी हैं, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बता दिए हैं, ओल्ड और न्यू एग्रीमेंट बता दिया। अब आप नोट करो, आपसे पार्ट ए में आपसे पार्ट ए में मांग रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपसे पार्ट ए में मांग रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां मैं आपके सामने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की वर्किंग करने जा रहा हूं। ओवर हेयर ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहां पे वर्किंग करने जा रहा हूं। ऑलरेडी स्केच बना दिया है, एनबीडी क्रेडिट साइड, एनबीडी डेबिट साइड। चलें स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा किस तरीके से रिटायरमेंट के टाइम हम कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, कैसे कैपिटल अकाउंट की वर्किंग होगी। नोट कीजिएगा सर, सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ये रहे, 50,000, 40,000 एंड 20,000। 50,000 फॉर नॉर्मन, 40,000 फॉर बेयर्ड, 20,000 फॉर डेविड। ये लीजिए गाइस, ये लीजिए बच्चों, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सामने आ गए, 50,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। आगे देखिएगा, अब आप मुझे ये बताओ, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या रिटायरमेंट के टाइम कोई एसेट रीवैल्यूएशन हो रहा है? क्या रिटायरमेंट के टाइम कोई एसेट रीवैल्यूएशन हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। लेकिन क्या गुडविल की एडजस्टमेंट हो रही है? क्या गुडविल की एडजस्टमेंट हो रही है? यस सर। तो यहां आपके सामने गुडविल की वर्किंग करूंगा, गौर से देखिएगा। यहां आपके सामने गुडविल की वर्किंग करूंगा। सर 2 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा, 2 स्टेप्स, इन 2 स्टेप्स यहां पर हम काम करेंगे। सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000। सबसे पहले गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे
डेबिट करेंगे 45,000, गौर से देखिएगा, और कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट ओल्ड रेशो। ये बात हमने पढ़ी है, ये बात हमने पढ़ी है कि सर ये काम हम ओल्ड रेशो से करेंगे, नॉर्मन, बेयर्ड और डेविड। और ओल्ड रेशो है 3:2:1। ये लीजिए 3:2:1। तो इसका मतलब 45,000 के 6 हिस्से करेंगे, 22,500 नॉर्मन को जाएगा, ठीक हो गया, 15,000 बेयर्ड को जाएगा, और 7,500 डेविड को जाएगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे जरा यहां पे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट्स यहां डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? हाँ जी गाइस, जल्दी से बताएं, कैपिटल अकाउंट्स यहां पर डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? स्टेप नंबर 1 में कैपिटल अकाउंट स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं हमारे पास? सर कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं, इज दिस राइट? कैपिटल अकाउंट्स हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट का मतलब 22,500 मैं यहां लिखूंगा क्रेडिट पे, 15,000 लिखूंगा, और 7,500 लिखूंगा विद द रेफरेंस ऑफ गुडविल। ये लीजिए, ये लीजिए। लेकिन सर इससे तो गुडविल शो हो जाएगी, इससे तो गुडविल शो हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे? अच्छा, एक सवाल भी पूछूंगा, एक सवाल भी पूछूंगा, बताओ गुडविल में नॉर्मन का कितना हिस्सा है? कितना हिस्सा गुडविल का नॉर्मन का बना? नॉर्मन ने कितनी गुडविल जनरेट करके दी बिजनेस को? 22,500। बेयर्ड ने करके दी 15,000, और डेविड ने करके दी 7,500। ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। नॉर्मन ने 22,500 की गुडविल जनरेट करके दी बिजनेस को, या बिजनेस की गुडविल में नॉर्मन का इतना हिस्सा है, बेयर्ड की इतनी गुडविल है, और डेविड की इतनी गुडविल है। अब जरा गौर से देखिएगा सर, अब हम गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 45,000, गुडविल अकाउंट को वाइंड अप करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और सर कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे नॉर्मन, और सॉरी, न्यू रेशो से। सो न्यू रेशो इज बेयर्ड एंड डेविड, न्यू रेशो इज बेयर्ड एंड डेविड। और नया रेशो जो है सर वो है, ये रहा, 3:2, 3:2। इसका मतलब 45,000 के 5 हिस्से होंगे, 3 हिस्से नॉर्मन के, और सॉरी बेयर्ड के 27,000, एंड 2 हिस्से डेविड के 18,000। तो इसका मतलब 27,000 यहां डेबिट साइड पे लिखूंगा बेयर्ड की, और 18,000 डेबिट साइड पे लिखूंगा डेविड की, विद द नेम ऑफ गुडविल। अब आप मुझे एक बात बताएं, अटेंशन दीजिएगा, कैलकुलेटर्स अपने सामने रखिएगा, फोकस कीजिएगा मेरे सवाल को, ताकि सही से जवाब दे सकें। क्या गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया? क्या गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया? यस सर, ओपन हुआ यहां पे, क्लोज हुआ यहां पे, राइट। ओपन भी हुआ, क्लोज भी हुआ। अब बताओ मुझे, पहले बेयर्ड की गुडविल कितनी थी और अब कितनी है? बेयर्ड की पहले गुडविल कितनी थी और अब कितनी है? सर पहले थी 15,000, अब है 27,000। नोट कर लीजिएगा, पहले बेयर्ड की गुडविल थी 15,000, अब पार्टनरशिप चेंज होने के बाद 27,000। तो कितने से बेयर्ड की गुडविल कितने से बढ़ गई? जरा बताएं मुझे, बेयर्ड की गुडविल कितने से इंक्रीज हो गई? सर बेयर्ड की गुडविल 12,000 से इंक्रीज हो गई।
बेयर्ड्स गुडविल हैज इंक्रीज बाय 12,000। अरे अनस 4,500 कहां से आया बेटा? अनस 4,500 कहां से आया बेटा? ओके, को खैर हो गई। 15,000 से 27,000 हो गई। साइद, साद, हमजा किधर है बेटा? कोई जवाब नहीं आ रहा, बताएं जरा मुझे। बेयर्ड की गुडविल पहले 15,000 थी, अब 27,000 हो गई। ये रही, पहले 15 थी अब 27 हो गई, तो बेयर्ड की गुडविल बढ़ गई 12,000। डेविड की गुडविल को गौर से देखो। डेविड की गुडविल थी पहले 7,500, अब हो गई 18,000। तो इसका मतलब डेविड की गुडविल भी इंक्रीज हुई है 10,500 से। डेविड की गुडविल भी इंक्रीज हुई है 10,500 से। बताओ दोनों पार्टनर्स की मिलाकर गुडविल कितनी इंक्रीज हुई? बताओ दोनों पार्टनर्स की मिलाकर गुडविल कितनी इंक्रीज हुई? सर दोनों पार्टनर्स की मिलाकर 22,500 इंक्रीज हुई। यही तो नॉर्मन की गुडविल थी, यही तो नॉर्मन की गुडविल थी। नॉर्मन ने अपनी गुडविल बेयर्ड को भी सेल की और डेविड को भी सेल की। इज दिस क्लियर? बताएं, क्या ये क्लैरिटी है? हमजा, साद, क्या ये क्लैरिटी है? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या एसेट रिवैल्यूएशन तो हो नहीं रहा, गुडविल हमने एडजस्ट कर लिया, इसके अलावा बेयर्ड और डेविड कुछ भी नहीं कर रहे, इसके अलावा बेयर्ड और डेविड कुछ भी नहीं कर रहे। गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात को। हम डेविड का अकाउंट, अगर डेविड का अकाउंट क्लोज ऑफ करने जाएं, उमर अभी 2 मिनट उस पर आ रहा हूं, 2 मिनट उस पर आ रहा हूं बेटा। अगर मैं डेविड का अकाउंट क्लोज ऑफ करने जाऊं, ये देखिएगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड 27,500, नोट कीजिएगा 27,500। तो हमारे पास ये बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा 9,500। अच्छा अब आप मुझे ये जरा बताओ, अटेंशन दीजिएगा इस बात पे। बताओ डेविड का कितना, डेविड की कैपिटल की क्या वैल्यू थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय डेविड? गाइस व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय डेविड? 20,000। अब कितनी रह गई? अब कितनी रह गई? सर अब रह गई 9,500। अब रह गई 9,500। तो डेविड का कैपिटल कम क्यों हो गया? क्योंकि उसने गुडविल खरीदी है। और कितने की गुडविल खरीदी है? एग्जैक्ट वही 10,500 की गुडविल खरीदी है। तो आप देखो, अब आप इसको अंडरस्टैंड करना। दिस इज व्हाट आई यूज टू से, द पार्टनर शुड बी गिवन देयर ड्यू क्रेडिट। द पार्टनर्स शुड बी गिवन द ड्यू क्रेडिट, उनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए उनकी गुडविल का, उनकी एसेट रिवैल्यूएशन का। दिस इज व्हाट आई यूज टू मेंट व्हेन आई से दीज थिंग्स। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? मैं उस वक्त जब आपको ये कह रहा होता था ना कि भाई देखो गुड, ये इनका क्रेडिट मिलना चाहिए, ये बात कह रहा था कि देखो डेविड का कैपिटल कम हो गया। हालांकि डेविड ने कोई पैसा थोड़ी निकाला, डेविड घर थोड़ी लेके गया है पैसा, लेकिन डेविड का कैपिटल इसलिए कम हो गया क्योंकि सर उसने गुडविल खरीदी है। नॉर्मन को उसका क्रेडिट मिला होगा। बेयर्ड की क्रेडिट साइड को देखो, 55,000, 55,000। डेबिट से इसको टोटल करके देखेंगे 28,000। अब आप देखो, बेयर्ड की इन्वेस्टमेंट थी 40,000, बेयर्ड इन्वेस्टमेंट वाज 40,000, लेकिन ये 28,000 रह गई। 12,000 कहां गए? कहां गए ये 12,000? क्या बेयर्ड घर ले गया ये पैसे? नहीं सर, 12,000 की उसने गुडविल खरीदी है, उसने 12,000 की गुडविल खरीदी है, इसलिए उसका कैपिटल कम हो गया।
अच्छा, अब आप नोट करना, गौर से देखना। सर, नॉर्मन का क्रेडिट हो रहा है 72,500, लेकिन हम नॉर्मन का अकाउंट अभी वाइंड अप नहीं कर सकते। हम नॉर्मन का अकाउंट अभी वाइंड अप नहीं कर सकते। रीजन सुन लो, रीजन। रीजन, क्या नॉर्मन साल के 9 महीने पार्टनरशिप का हिस्सा रहा है? क्या नॉर्मन, गाइस, गाइस आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, उमर और अनस जवाब दे रहे हैं। क्या नॉर्मन साल के 9 महीने पार्टनरशिप का हिस्सा रहा है? तो क्या उसे 9 महीने का प्रॉफिट या लॉस मिलना चाहिए? क्या उसे 9 महीने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? पुराने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 8%, राइट? और उसने 9 महीने में ड्राइंग्स भी तो की हैं, वो ड्राइंग्स भी तो एडजस्ट होनी चाहिए। और नॉर्मन का पहले से करंट अकाउंट में भी तो कुछ पैसा मौजूद है। ये रहा नॉर्मन का, ये 8,000 भी तो मौजूद है पहले से। तो सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा ये बात। वी कैन नॉट क्लोज नॉर्मन्स कैपिटल अकाउंट एज ऑफ राइट नाउ। हम नॉर्मन के कैपिटल अकाउंट को अभी क्लोज नहीं कर सकते। वी हैड टू वेट फॉर व्हाट? फॉर कंप्लीशन ऑफ करंट अकाउंट। नॉर्मन का करंट अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट से पता चलेगा कि उसके हिस्से में करंट अकाउंट के कितने पैसे बनते हैं, फिर हम उसका कैपिटल अकाउंट वाइंड अप करेंगे। और ये बात आपको पता है कि करंट अकाउंट कंप्लीट करने से पहले सर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो नोट कीजिएगा, यहां पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्ड पार्ट बी इनकम स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड पार्ट बी इनकम स्टेटमेंट। तो चलें इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। आर वी गुड टू स्टार्ट इनकम स्टेटमेंट गाइस? हमजा, उमर, साद, साइद, शायान, अनस, बच्चों, आर वी गुड टू स्टार्ट इनकम स्टेटमेंट? आर वी गुड टू स्टार्ट इनकम स्टेटमेंट? परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा। सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास ये रहा, सेल्स लिखी हुई 720,000, सेल्स लिखी हुई 720,000। ये लीजिए बेटा, सेल्स 720,000 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नोट कीजिएगा, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में गौर से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सर ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 20,000, परचेजेस है हमारे पास 400,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 24,000। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा हमारे पास 396,000। ये देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया हमारे पास 396,000, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 324,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप नोट करें, सर सेल्स पूरे साल कांस्टेंट, पूरे साल सेल्स कांस्टेंट, पूरे साल कॉस्ट ऑफ सेल्स कांस्टेंट, तो पूरे साल ग्रॉस प्रॉफिट भी कांस्टेंट। इसलिए हमने इसे स्प्लिट नहीं किया, ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल का निकाला। अब आप मुझे बताएं, क्या बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज एक्सपेंसेस सेम हैं, कांस्टेंट हैं या वेरिएबल हैं? क्या बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज
एक्सपेंसेस सेम हैं, कांस्टेंट हैं या डिफरेंट हैं, वेरिएबल हैं? यस प्लीज, व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? क्या लगता है आप लोगों को कि एक्सपेंसेस पूरे साल सेम है या डिफरेंट है बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज? सुन लो उमर, डिफरेंट है, डिफरेंट है। पार्टनरशिप चेंज होने के बाद एक लोन ऐड हो रहा है, लोन पर इंटरेस्ट पड़ेगा। और दूसरा, पार्टनरशिप चेंज होने के बाद एक एडिशनल मशीनरी खरीद रही है, उसकी डेप्रिसिएशन ऐड होगी। हमजा ये बात समझ आई? साद ये बात समझ आई? सईद ये बात समझ आई कि 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 इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा पार्टनरशिप चेंज होने के बाद, और डेप्रिसिएशन भी। तो इसका मतलब है हमें यहां सेग्रीगेट करना पड़ेगा, हमें यहां सेग्रीगेट करना पड़ेगा। यहां पर अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। नोट कीजिएगा, फर्स्ट 9 months, लास्ट 3 months, फुल ईयर। तो अब हमारे पास जो वर्किंग होगी, ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे पास फर्स्ट 9 months, लास्ट 3 months और फुल ईयर की वर्किंग स्प्लिट होगी। अब हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को स्प्लिट करेंगे। फुल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अगर 324,000 है, फुल ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अगर 324,000 है, तो इसका मतलब 81,000 लास्ट 3 months का हुआ, एंड 243,000 फर्स्ट 9 months का हुआ, बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेस, जीपी लेस एक्सपेंसेस। सबसे पहला एक्सपेंस है वेजेस, 100,000। सबसे पहला एक्सपेंस है वेजेस पूरे साल की, 100,000। तो 75,000 फर्स्ट 9 months, 25,000 लास्ट 3 months। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया? ओके। वेजेस के बाद रेंट, वेजेस के बाद रेंट, प्लीज गौर से देख लीजिएगा। रेंट 26,000 पे किया हुआ है, लेकिन 2,000 प्रीपेड है, तो रेंट बनता है पूरे साल का 24,000। रेंट पूरे साल का 24,000 बनता है। फर्स्ट 9 months 18,000, लास्ट 3 months 6,000। ये हो गया रेंट। रेंट के बाद हीट एंड लाइट 21,000 पे किया हुआ है, 1,200 पे करना बाकी है। हीट एंड लाइट 22,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 16,650। और बाकी ये बनेगा हमारा 22,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 5,550। ये लीजिए, ठीक हो गया। हीट एंड लाइट के बाद वी हैव सनड्राई एक्सपेंस 12,000। ये तो आसान है, सनड्राई पूरे साल का 12,000 है, 9,000 एंड 3,000। अब सनड्राई के बाद, आफ्टर सनड्राई वी हैव द फर्स्ट वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारे पास पहली वर्किंग है डेप्रिसिएशन की। गौर से देखिएगा, डेप्रिसिएशन तो एक है प्लांट एंड मशीनरी,
और दूसरा है ऑफिस इक्विपमेंट। ये लीजिए, एक है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है ऑफिस इक्विपमेंट। मैं आपके सामने यहां पे वर्किंग्स कर रहा हूं। बिफोर चेंज, बिफोर चेंज, प्लीज नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 80,000, डेप्रिसिएशन है 10%, हो गई 8,000। लेकिन सर 8,000 तो पूरे साल की है, इंटू 9/12, क्योंकि पार्टनरशिप तो सिर्फ 9 मंथ्स रही है पुरानी। तो 8,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, बिफोर चेंज ये हो गई 6,000। और इसी तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू है 10,000, 10% डेप्रिसिएशन, सर बनता है 1,000 इंटू 9/12। तो सर ये बनता है 750। आप लोगों को ये समझ आ रहा है क्यों 9/12 कर रहा हूं? ये बात समझ आ रही है क्यों 9/12 कर रहा हूं? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन जो पार्टनरशिप की पुरानी है वो पुरानी 9 मंथ्स की है। 9 मंथ्स के बाद पार्टनरशिप चेंज हो गई, भले डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट 9 मंथ्स की अलग और लास्ट 3 मंथ्स की अलग निकालेंगे। अब लास्ट 3 मंथ्स में यहां क्या हो रहा है, गौर से देख लीजिएगा। आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज, नोट कीजिएगा, आफ्टर चेंज प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज हो रही है। आफ्टर रिटायरमेंट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज हो रही है। सर एसेट रिवैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं, ये वैल्यू कहां से चेंज हो रही है? एडिशनल मशीनरी खरीदी गई है 12,000 की, तो नाउ द वैल्यू इज 92,000 इंटू 10%, 9,200 डेप्रिसिएशन फॉर द कंप्लीट ईयर। पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 9,200, लेकिन डिवाइड बाय 12 इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ्स रहा नया एग्रीमेंट, 2,300। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिलकर हो जाएगी 8,300 फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी 10,000 का था, अब भी 10,000 का है। 1,000 इंटू 3/12, तो सर ये 250 रहेगा और यहां 1,000 वैल्यू आएगी। डेप्रिसिएशन डन, सर डेप्रिसिएशन डन। इसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है। नॉर्मन जो है वो $60,000 एज अ लोन छोड़ रहा है, जिस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ये बनता है 600। लेकिन पार्टनरशिप तो सिर्फ 3 महीने, नया एग्रीमेंट तो 3 महीने रहा। तो सर 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 150 इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट 9 मंथ्स कोई लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। 150। तो अब आप मुझे बताएं, क्या हमने सारे एसेट्स और सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर दिए? यस सर, ऑल एक्सपेंसेस डन। इसके अलावा पूरे सवाल में कोई और एक्सपेंस नहीं है। डन। अब एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं ताकि प्रॉफिट निकाल सकें। 75,000 प्लस 18,000 प्लस 16,650 प्लस 9,000 प्लस 6,750, 125,400 एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स। जीपी में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 117,650।
600 प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स, जिसमें नॉर्मन का हिस्सा है। लास्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। 25,000 प्लस 6,000 प्लस 5,550 प्लस 3,000 प्लस 2,300 प्लस 400, 42,250। 42,250 माइनस करेंगे 81,000, 38,750 प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, जिसमें नॉर्मन का हिस्सा नहीं है। नॉर्मन इज नो मोर इन द पार्टनरशिप, तो यहां आखिरी 3 मंथ्स में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं। 125,400 प्लस 42,250, 167,650। तो पूरे साल का प्रॉफिट बनता है 156,350। सो ये मैं टैली भी कर सकता हूं। मुझे बताएं बच्चों, क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस प्लीज, क्या यहां तक क्लियर है? हाँ जी, साद, सईद, आप दोनों का बस फीडबैक नहीं आया। ओके साइद, ओके साइद, ओके साथ बेटा, ठीक है, परफेक्ट। चलो, अब आप मुझे बताओ इस प्रॉफिट का क्या करना है? क्या करना है इस प्रॉफिट के साथ? लेके भाग जाएं? प्रॉफिट लेके भाग जाएं? इस प्रॉफिट का क्या करना है सर? अपोर्शन करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। तो एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं सर। सबसे पहले लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नॉर्मन, बेयर्ड और डेविड। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो, आप में से कोई ये सोच रहा हो सर नॉर्मन तो चले गया, नॉर्मन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगा? भाई नॉर्मन 9 महीने पार्टनरशिप में रहा है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ना उसे। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, नॉर्मन का कैपिटल फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए ये रहा। पार्टनरशिप चेंज होने से पहले नॉर्मन का कैपिटल था 50,000। पार्टनरशिप चेंज होने से पहले नॉर्मन का कैपिटल था 50,000। तो अब नोट कीजिएगा, यहां पर मैं आप लोगों के सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग कर रहा हूं। बच्चों फोकस कर लीजिएगा, यहां पर आपके सामने बिफोर और यहां आपके सामने आफ्टर। चलें फोकस कीजिएगा। नॉर्मन, सर नॉर्मन का कैपिटल था 50,000, पुराना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8% और पार्टनरशिप रही है 9 मंथ्स। सो 50,000 इंटू 8%, 4,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, सॉरी इंटू 9, 3,000। तो सर नॉर्मन को 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए। फर्स्ट 9 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर नॉर्मन 3,000। बेयर्ड की बात कर ले तो बेयर्ड का कैपिटल है 40,000। ये लीजिए 40,000 बेयर्ड का कैपिटल है। बिफोर चेंज, बिफोर चेंज 40,000 इंटू 8% इंटू 9/12, 40,000 इंटू 8% डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 2,400। और आधा है डेविड का, डेविड का आधा है तो ये हो जाएगा 1,200। दैट्स वेरी सिंपल। डेविड का 20,000 है,
दैट मेक्स सेंस कि उसको आधा इंटरेस्ट मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन तो सबका सेम है। अब पार्टनरशिप चेंज हो रही है, अब पार्टनरशिप चेंज हो रही है, तो पार्टनरशिप चेंज होने के बाद नॉर्मन तो है ही नहीं, बेयर्ड का कैपिटल, पार्टनरशिप चेंज होने के बाद बेयर्ड का कैपिटल हो गया 28,000। पार्टनरशिप चेंज होने के बाद बेयर्ड का कैपिटल हो गया 28,000, और इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 10%। तो 28,000 इंटू 10%, 2800 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 700। सो दैट मेक्स 700। उसके बाद डेविड के कैपिटल की बात की जाए तो डेविड का कैपिटल है 9,500। डेविड्स कैपिटल इज 9,500। 9,500 into 10%, 950 divided by 12 multiplied by 3, 238। ये लीजिए गाइस, 238। सो अब टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट 3 मंथ्स का 938, और ये हो गया 3,000 प्लस 1,200 प्लस 2,400, 6,600। ठीक हो गया, तो नोट कीजिएगा। अब ये पूरे साल का हो गया नॉर्मन 3,000, 3,100 बेयर्ड and 1,438 David, and 6,600 plus 938, 7,538। आगे चलते हैं। इसके बाद सैलरी है सर, सैलरी, और सैलरी सिर्फ एक पार्टनर की है, डेविड की, सिर्फ एक पार्टनर की है, डेविड की। बिफोर चेंज है 6,000, लेकिन 6,000 तो पूरे साल की थी, डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 4,500, और आफ्टर चेंज 10,000 है, 2,500, और ये 7,000 होगी पूरे साल की। तो सर रेजिडुअल प्रॉफिट मिल जाएगा ओवर हेयर, रेजिडुअल प्रॉफिट। सो 117,600 minus 6,600 minus 4,500, 106,500, 38,750 minus 938 minus 2,500, 35,312, और पूरे साल का बन गया 141,812। तो अब आप देखें, आखिरी काम करना है प्रॉफिट शेयरिंग, आखिरी काम करना है हमें प्रॉफिट शेयरिंग। नॉर्मन, बेयर्ड, डेविड, तीन पार्टनर्स पहले 9 मंथ्स, दो पार्टनर लास्ट 3 मंथ्स। 106,500, 1,00,000, 1,06,500 के 6 हिस्से करेंगे, 6 हिस्से, तीन जाएंगे नॉर्मन को, डिवाइड बाय 6 इंटू 3, सर 53,250। दो हिस्से जाएंगे बेयर्ड को, 35,500, और एक हिस्सा जाएगा डेविड को, 17,750। ये हो गया 1,06,500। उसके बाद 35,312 के 5 हिस्से होंगे, तीन जाएंगे बेयर्ड को, नॉर्मन तो है ही नहीं, ठीक है। 21,188, 21,188, और दो हिस्से जाएंगे डेविड को,
14,125, नहीं, एक मिनट, पहले राउंड अप किया, राउंड डाउन किया है मैंने, 187 होगा, अच्छा वो 187 है, 21,187, ये मिलाकर हो गया 35,312। अब पूरे साल का 53,250, फिर 35,500 प्लस 21,187, 56,687, 17,750 प्लस 14,125, 31,875। ये लीजिए गाइस, ये हमारा प्रॉफिट एपोर्शन हो गया। आखिरी पार्ट है करंट अकाउंट्स, नोट कर लीजिएगा। करंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आएंगे हमारे पास। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हमें, ये रहे ओपनिंग बैलेंसेस। नॉर्मन का है 8,000, बियर्ड का है 9,000 और डेविड का है 3,000। गाइस गौर से देख लीजिएगा बच्चों, ये ऑलरेडी इनके करंट अकाउंट्स में वैल्यूज मौजूद हैं, ये करंट अकाउंट में ऑलरेडी इनके पास वैल्यूज मौजूद हैं। अब बताओ क्या पार्टनर्स कुछ अर्न कर रहे हैं? अब बताओ नॉर्मन, बेयर, डेविड कुछ अर्न कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल अर्न कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न कर रहे हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये तीन चीजें अर्न कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो टोटलिंग कर दिए यहां पे, तो अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। टोटलिंग का कॉलम इसलिए जरूरी होता है, करंट अकाउंट में आसानी हो जाती है। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मन का है 3,000, बियर्ड का है 3,100 और डेविड का है 1,438। इसी तरीके से सैलरी सिर्फ डेविड को मिल रही है 7,000 पूरे साल की, और प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स का बनता है ये। अब आप गौर से देखें, ये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट बन गया हमारे पास। अब आप मुझे बताएं, हाँ ये सवाल का मैं वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं कहा कोई तो है जो ये सवाल पूछेगा। थैंकफुली अनस, अनस कह रहा है सर इंटरेस्ट ऑन लोन। अनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मन पार्टनरशिप छोड़ने के बाद कमा रहा है, तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा। नॉर्मन इज नो मोर अ पार्टनर नाउ, तो इट्स जस्ट एनी अदर लोन। जैसे बैंक ने लोन दिया हुआ है, ऐसे नॉर्मन ने लोन दिया हुआ है, तो इट्स जस्ट एनी अदर लोन। नॉर्मन पार्टनर होता तो करंट अकाउंट में उसका लोन का इंटरेस्ट आता। नॉर्मन छोड़ रहा है पार्टनरशिप, तब वो लोन दे रहा है। सो आई होप दैट दैट इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया ये चीज। ये अगर अनस नहीं पूछता तो डे एंड पे मैं खुद बताता कि यार आप में से किसी ने ये तो पूछा ही नहीं। अच्छा, अब एक आखिरी चीज रह गई है, ड्राइंग्स। अब एक आखिरी चीज रह गई है, ड्राइंग्स। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई हैं, 30,000, 50,000, 32,000। 30,000, 50,000, 32,000। अच्छा, अब इसके अलावा करंट अकाउंट में और कुछ भी नहीं है, नो नथिंग, जीरो। मैं बेयर्ड और डेविड के करंट अकाउंट को अभी हाथ नहीं लगा रहा, उसको छोड़ रहा हूं। नॉर्मन का करंट अकाउंट क्लोज करना जरूरी है, नॉर्मन का। नोट कीजिएगा, नॉर्मन का करंट अकाउंट क्लोज करके सर आप ऐसा क्या कारनामा अंजाम देने वाले हैं, गौर से देखिएगा। 8,000 प्लस 3,000 प्लस 53,250, 64,250, 64,250 ये नॉर्मन ने पूरे साल कमाया है, 64,250। लेकिन उसमें से 30,000 वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है। तो अब नॉर्मन का जो रिमेनिंग हिस्सा बनता है 34,250, ये वाइंड अप करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि नॉर्मन तो अब पार्टनरशिप का हिस्सा ही नहीं है, तो ये करंट अकाउंट क्लोजिंग
नॉर्मन का कोई क्लोजिंग नहीं है। नॉर्मन अपने क्लोज क्या क्या करंट अकाउंट का 34,250 ये ले जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अब देखो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 34,250 से विद द नेम ऑफ करंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? समझ आई ये बात? नॉर्मन ने अपने करंट अकाउंट से ये अमाउंट ट्रांसफर कराई अपने कैपिटल में। अब देखो, नॉर्मन की इन्वेस्टमेंट थी 50,000, 50,000। नॉर्मन के हिस्से की गुडविल थी 22,500 और नॉर्मन के करंट अकाउंट से बनते थे 34,250। सब मिलाकर नॉर्मन का हिस्सा बनता था 1,06,750। सब मिलाकर 1,06,750 बनता था। नॉर्मन ने कहा, लोन दे रहा हूं 60,000 का, बाकी मैं बैंक से ले जाऊंगा। बाकी बैंक से बनते हैं 36,750, 46,750, यस सॉरी, बाकी 46,000। थैंक यू उमर। बाकी 46,750 ये नॉर्मन ने कहा मैं बैंक से ले जाऊंगा। अब बताएं, क्लियर है रिटायरमेंट? क्लियर है रिटायरमेंट? देखो, लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आई विल बी सेंडिंग यू गाइस मोर क्वेश्चन